नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठक की पाठशाला में। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ये है हमारा प्यारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, है ना? इसरो के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में। देखिए इसका जो लोगो है, ये रहा इसका लोगो, पर ये ऑफिशियल लोगो नहीं है। ये ऑफिशियल ही है बट इसमें जो कलर है वो अलग है। इसमें क्या कलर है? तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा डॉट? ये ये व्हाइट में नहीं है, ये ब्लू में है। और ये जो इसरो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी आपका ब्लू में है। ठीक है, फिर आगे खैर आगे देख लेंगे। तो हम लोग इसरो के बारे में इसमें क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो ये हमारे देश का गौरव है। ठीक है, और जो हमारा प्रेम है ना, राष्ट्र प्रेम, ये दर्शाता है। तो इसरो के बारे में हम लोग पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे। इसके भूतकाल के बारे में, यानी कि ये कब बना, कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में, ये अभी के टाइम पे कैसा चल रहा है और फ्यूचर में इसका क्या प्लान्स है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टडी। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा एस्ट्रोनॉट्स ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में आते हैं ना, इसकी पृष्ठभूमि जो है इसरो का क्या होता है। देखिए विश्व में तो ये आपका बहुत पहले शुरू हो गया था कि अंतरिक्ष में जाने की होड़ लग गई। भारत में भी कुछ ऐसे विद्वान थे जो सोचे कि हमारा देश क्यों नहीं जा सकता है, हमारा देश भी अंतरिक्ष सैर कर सकता है, कुछ लोग जा सकते हैं। खैर हमारे देश जब अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया, उससे पहले भी हमारे देश के इक्का दुक्का लोग अंतरिक्ष जा चुके थे, पर वो विदेश से। तो हमारे देश का क्या कहना था कि हम क्यों नहीं भेज सकते अपना वगैरह, है ना, हम क्यों नहीं भेज सकते, हम किसी से कम नहीं है। तो इस बात को शुरुआत करने के लिए, यानी कि जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान है, ठीक है, जो स्पेस को देखने का नजरिया है, उसको टटोलने का, उसको एग्जामिन करने का, है ना, अंतरिक्ष में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारे देश के वैज्ञानिक आगे आए और इसका शुरुआत हुआ। किसका शुरुआत हुआ? इसरो का। लेकिन इसरो पहले इसरो नहीं था, ये क्या था? ये था आपका इनकोस्पार। इनकोस्पार क्या था? देखिए होमी जहांगीर भाभा थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट थे, नामी गिरामी व्यक्ति थे पहले। ठीक है, तो 1962 में इनको ख्याल आया कि हमें अंतरिक्ष अनुसंधान करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने सरकार की मदद ली और होमी जहांगीर भाभा ने 16 फरवरी 1962 को किसकी स्थापना की? तो इनकोस्पार का। ये क्या है इनकोस्पार? इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है, इंडियन नेशनल कमिटी, भारत की राष्ट्रीय कमेटी किस पे? स्पेस रिसर्च पे। और इसका जो फर्स्ट चेयरमैन है, ये किसको अपॉइंट किया गया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, है ना, चेयरमैन बने, अध्यक्ष नियुक्त किया किसका? इनकोस्पार। पहले इसरो नहीं था फर्स्ट में, पहले क्या था? इनकोस्पार था, है ना, इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। ठीक है, ये था, बाद में जाकर के ये इसरो बना। 1962 में इनकोस्पार हुआ। कुछ सालों बाद जब ये बड़े स्तर पे आया, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये रहा इसका लोगो, है ना। चलिए, तो इसका स्थापना कब हुआ पहले ये आप जान लीजिए। इस इसरो का स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को, है ना। चलिए, और इसके भी चेयरमैन कौन थे पहले? तो विक्रम साराभाई ही थे, है ना, इसरो साराभाई। तो ये हो गया इसरो। इसरो से पहले इनकोस्पार, है ना, और इनकोस्पार के बाद फिर क्या आया? इसरो आया। इनकोस्पार के बाद इसरो। स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को, यानी कि अपनी आज़ादी को स्पेशल बनाने के लिए 15 अगस्त को ही इसका स्थापना किया गया था, पर वो 1960, हाँ 1969 था। चेयरमैन सेम थे, जो इनकोस्पार के थे वही
इसरो के भी थे, है ना। चलिए आगे बढ़े। ये अब क्या जानना है, तो अब जानना है हमको इसरो का सेंटर क्या है। ठीक है, इसरो तो है ही, इसके बाद इसका सेंटर क्या है, तो इसका सेंटर है, अब सेंटर मतलब क्या जानते हैं, सेंटर से इसका केंद्र क्या है ना, ये है। लेकिन यहाँ पे केंद्र नहीं, इसके और भी ब्रांच जो है उसके बारे में जाने कि इसरो एक केवल एक बिल्डिंग नहीं है या केवल एक ऑफिस नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं मिल करके। तो जो फर्स्ट आपका स्थापना किया गया था ये कौन सा था, तो इनकोस पार्क तो था ही। उसके बाद ये था आपका स्पेस रिसर्च सेंटर था, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। बाद में इसका नाम कर दिया गया विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, जो भी मतलब मेन जो काम होता है, जो प्रोजेक्ट सब आते हैं वो यहाँ से आता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। ठीक है, वैसे तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पे, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंगलोर में। ब्लैक से लिखा है, व्हाइट कलर में, इसको कलर में कहाँ पे है, बेंगलुरु। चलिए, तो बेंगलुरु में है, बैंगलोर में है इसका मुख्यालय, कहाँ पे, इसरो का मुख्यालय बैंगलोर में है। बट और इसके सेंटर्स कौन कौन से है, तो एक हो गया आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका अ, ये क्या क्या बोलते हैं, हाँ, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं शुरुआत होता है सबसे पहले यहीं पे होता है। इसके बाद जो सेंटर है हमारा कौन सा, ये UR राव, रेड दिख रहा है, हाँ चलिए रेड दिख रहा है। तो UR राव सैटेलाइट सेंटर 1969 में इसको स्थापित किया गया था, तिरुवनंतपुरम में ये भी है। ठीक है, फिर आता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए जो स्पेस रिसर्च में जो मतलब कोई भी यान भेजते हैं उसके लिए कंप्यूटर लगता है, और कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन है जिसके द्वारा ये रन किया जाता है स्पेस प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन जहाँ पे बनता है उसका नाम है ये, है ना। एप्लीकेशन जहाँ पे बनाया जाता है यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनता है वो आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में बनता है। फिर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, जो इलेक्ट्रिक ऑप्टिक सिस्टम जो है इससे रिलेटेड काम कहाँ होता है, बैंगलोर में लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है। ये 4 सेंटर हो गए, और भी सेंटर्स हैं, और भी देख लेते हैं। कौन सा है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। ये लिक्विड प्रोपल्सन क्या है, जब आपका रॉकेट उड़ता है, जो थ्रस्ट छोड़ता छोड़ता है ना अपने पीछे, तो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है। तो वो जो लिक्विड प्रोपल्सन का काम है ये कहाँ पे देखा जाता है, तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। फिर इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, ये लिक्विड छोड़ करके जो प्रोपल्सन है, थ्रस्ट आप छोड़ता है उसका, वो कहाँ पे असेंबल किया था, वो कहाँ पे बनाया था, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ठीक है, आखिर ये प्रोपल्सन क्या है, ये आगे मैं एक फोटो दिखाऊं वहां पे आप समझिएगा। ठीक है, इसरो इनर्शियल सिस्टम, जो अंदरूनी काम होता है स्पेस टेक्नोलॉजी में जो काम आता है रॉकेट बनाने में, तो उसका जो काम होता है इंटरनल सिस्टम, वो तिरुवनंतपुरम में होता है। फिर आपका आता है मेन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो यहाँ पे ये है आपका श्रीहरिकोटा और आंध्र प्रदेश। जो भी रॉकेट छोड़े जाते हैं, जो रॉकेट को उड़ाया जाता है, ये आपका किस सेंटर पे किया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहीं से अधिकतर आपका छोड़ा जाता है। ठीक है, और भी सेंटर हैं, कौन से हैं, तो इसरो का है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांडिंग नेटवर्क। ठीक है, जो आपका रॉकेट उड़ गया उसको ट्रैक कहाँ से करना, तो यहाँ से करना है। फिर आपका मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो पूरी तरह से मास्टर कंट्रोल करेगा, वो कहाँ पे, तो इसका क्या बोलते हैं, ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पे, हासन कर्नाटका में है, भोपाल MP में है। ये 2 जगह पे इसका फैसिलिटी है इंडिया में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, रिमोट से अगर इसको ट्रैक करना है तो वो हैदराबाद से किया जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे बताया जाता है, सिखलाया जाता है देहरादून में। डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये कहाँ पे, अहमदाबाद में। हर सेंटर का अलग अलग काम है। चलिए अब माइलस्टोन पे आते हैं, है ना। देखिए इसरो ने सबसे पहला जो अपना बोलते हैं स्वदेशी उपग्रह था ना, उपग्रह था या फिर जो सैटेलाइट था, वो कब आपका लॉन्च किया था, तो 1975 में। ठीक है,
इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। मतलब पूरी तरह से स्वदेशी था, पर ये पूरी तरह से स्वदेश से नहीं लॉन्च किया गया था। इसको अ, रसिया की स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है रोसकॉसमॉस, है ना? रॉसकॉस रॉसकॉसमॉस। तो ये रॉसकॉसमॉस के द्वारा, मतलब रसिया की जो स्पेस एजेंसी थी उसके द्वारा ये उड़वाया गया था। मतलब बनाए खुद भारत ही था, ये जो आर्यभट्ट दिख रहा है ये बनाया भारत ही था, पर लॉन्च किया गया जैसे रसिया के सैटेलाइट से। मतलब पूरी तरह से ये भारत में नहीं उड़ाया गया था, लेकिन था तो भारतीय ही। तो सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट का जो नाम जाता है वो आर्यभट्ट को ही जाता है। कब? 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर भारत की बात करें तो भारत की धरती पे सबसे पहली बार जो लॉन्च किया गया था ये किया गया था रोहिणी, है ना? रोहिणी को SLV-3 इसका नाम था, SLV-3। जो जिस रॉकेट से ये लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या था? SLV-3 था आपका। ठीक है। और ये जो आपका छोड़ा गया था सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये C57 के तहत लॉन्च किया था, है ना? ये तो SLV-3 से जोड़ा गया था। रोहिणी आर्यभट्ट क्या था? तो वो पूरी तरह से भारतीय बना हुआ था, पर वो छोड़ा गया था रसिया के स्पेस एजेंसी के मदद से। और पूरी तरह से इसरो जो छोड़ा था वो कौन था? रोहिणी। 1979 को जब पहला बार रोहिणी को छोड़ा गया तो ये फेल हो गया था। फेल हो गया था। बट वो कहता है ना कि जब तक फेल नहीं होंगे तब तक पास होने का जुनून कहाँ से आएगा। तो फेल हुए, उसके बाद 1 साल बाद तुरंत फिर से इसको लॉन्च किया गया 1980 में। ये हो गया पास। ठीक है। मतलब पहली बार जब अपनी धरती पे उड़ा तो ये उड़ा था, बट वो जो काम जिस मकसद से उड़ा गया था वो फेल हो गया था। बाद में 1 साल बाद ये पूरी तरह से लॉन्च हो गया, है ना? लॉन्च भी हो गया और वो काम भी करने लगा। कौन सा? रोहिणी। तो दो नाम याद रखें, आर्यभट्ट और रोहिणी। आर्यभट्ट पूरी तरह से स्वदेशी, उड़ाया गया था रसिया की मदद से। रोहिणी पूरी तरह से स्वदेशी था और ये भारतीय धरती पे उड़ाया गया पहला रॉकेट था। ठीक है। अच्छा, रॉकेट उड़ाने के लिए आपको रॉकेट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो, इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो रॉकेट हम लोग उड़ाएंगे उसका कौन कौन से टाइप है वो जान लेते हैं। ठीक है। पहला टाइप आपका SLV। अच्छा, ये 3 तो बाद में जुड़ गया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको SLV-3 के नाम से जाना था। ये भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, है ना? पहला लॉन्च किया गया था। तो SLV-3 क्या है? ये पहला रॉकेट था जो भारत अपना बनाया था और उसकी मदद से रोहिणी को उड़ाया गया था, है ना? कि आप जानते हो 1979 में उड़ाया गया था, लेकिन असफल रहा। लेकिन इसको फिर से 1980 में ऐसा उड़ाया गया कि ये पूरा पास कर गया। और ये भारत जो है आपका ऑर्बिट प्रक्षेपण, मतलब जो पृथ्वी का जो क्या बोलते हैं कक्ष है ना? जो अर्थ का ऑर्बिट है उस पे भेजने वाला छठा देश बन गया था। और इसके बाद बड़े बड़े रॉकेट्स का निर्माण काम शुरू हो गया ना? जो अर्थ का ऑर्बिट है उस पे भेजने वाला कैसा देश बन गया? छठा देश बन गया। ठीक है। इससे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद जो अगला जमाना का रॉकेट आया उसको बोला गया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 1980 के दशक में जारी किया गया। ठीक है। ये भी छोटा ही रॉकेट था, मतलब कुछ कम ही वजन ले जा सकता था। ठीक है। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता था, भू स्थिर कक्षा, मतलब ऐसा ऑर्बिट में जो एकदम स्टेबल रहे, ज्यादा इधर उधर जाए नहीं। ठीक है। स्टेबल था, इसके लिए बनाया गया था। कौन सा? ASLV। तो लॉन्च व्हीकल आपको याद रखना, पहला क्या था? SLV, फिर ASLV आया। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आता है SSLV, है ना? SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब बहुत सी छोटी छोटी जो सैटेलाइट्स है उसको लॉन्च करने में ये काम आता है ना, लॉन्च व्हीकल। इसका क्या काम है? कितना ले जा सकता है? तो ये 500 किलोग्राम तक ले जा सकता है। 500 किलोग्राम तक के जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च कर सकता है या पृथ्वी की कक्षा में, लोकल अर्थ ऑर्बिट में ये क्या कर छोड़ सकता है। कौन? सैटेलाइट, सॉरी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। ये व्हीकल हो गया। अच्छा, जो मैंने थ्रस्ट बोला था, यहाँ पे देख रहे हैं जो पीछे छोड़े जा रहा है, इतना जोर लगाएगा यहाँ पे धुआं का गुबार उठ जाएगा। तो इसको शांत करने के लिए बीच से पानी भी छोड़ा जाता है।
ये तो बहुत पहले का ज़माना है, ज़्यादा नहीं होता होगा, लेकिन जैसे-जैसे आगे आता गया, इसके बाद जब और वज़न ले जाने के लिए काबिल हुआ, तो वहाँ पे छोड़ा जाने लगा, ठीक है? तो एसएसएलवी हो गया, एएसएलवी हो गया, एसएलवी हो गया, फिर आपका आता है पीएसएलवी, ये नेक्स्ट जनरेशन आ गया है ना, अगले ज़माने का। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या था? तो ये थोड़ा मिड रेंज का, मतलब जो आपका बीच-बीच का जो वज़न है, जैसे 500 केजी, 1000 केजी देखा, 1000 से 2000, 3000 इतना जो केजी का सामान है, सामान नहीं मतलब सैटेलाइट है, लॉन्च करने का कौन आता है? तो पीएसएलवी, ठीक है? ये आता है पीएसएलवी, देख रहे हैं? यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे इसको रखा जाएगा, उसके बाद इसको थ्रस्ट करके बाहर भेजा जाएगा, है ना? किस वेग से भेजा जाएगा? एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका वेग कितना होना चाहिए, मतलब इसका जो स्पीड है ये कितना होना चाहिए, तो वो एस्केप वेलोसिटी को मैच करना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? लगभग 11 समथिंग 3-4 इस तरह से 3 या 4 ऐसे होता है किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से ज़्यादा अगर चला जाए तो वही होता है एस्केप वेलोसिटी, यानी कि इस वेग से जाएँगे तो फिर अर्थ के जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसको छोड़ करके पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाएँगे, और वो वही चाहिए होता है, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण फँस गए तो फिर ये सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा, है ना? तो ये क्या है आपका पोलर सैटेलाइट, यानी कि जो ध्रुवीय आपका है, ठीक है? ध्रुवीय पृथ्वी का 2 ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यही नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चक्कर जो लगाता है, जो इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि पोलर है, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जाता है, ठीक है? घूमता है। यही है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी के बाद आपका आता है, अच्छा ये पीएसएलवी है ना, इसका एक कोड नेम है, ठीक है? जो इसरो है इसको एक कोड नेम देती है। कोड नेम क्या है? तो उस वो कोड नेम है आपका छोटा बच्चा। इस कोड नेम क्या है आपका? छोटा बच्चा। फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद आता है आपका जीएसएल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये जो है ये आपका 1990 के दशक में शुरू किया गया था। ये बहुत भारी वजन ले जा सकता है ना, 5000 6000 केजी इतना वजन ले जा सकता है जीएसएलवी, ठीक है? ये क्या है, मध्यम लिफ्ट व्हीकल तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इसको मतलब ऐसा बनाया गया था कि और ज्यादा वजन ले जा सके, पीएसएलवी से ज्यादा वजन ले जा सके, ठीक है? कौन? ये जीएसएलवी। और इसको जो कोड नेम दिया गया, ये मोटा बच्चा दिया गया। एक छोटा बच्चा था और एक मोटा बच्चा है। वो कम वजन ले जा सकता है, उससे ज्यादा ले जाएगा तो मोटा बच्चा। वैसे भी इसका देखिए, ये ये भी आपका हैवी लग रहा है, इसके बगल में जो है ये भी हैवी लग रहे हैं, और पीएसएलवी ना उतना हैवी नहीं है, एकदम सिंगल है, और ये छोटे छोटे इसके टुकड़े। लेकिन जीएसएलवी में देखिए एक तो है ही, ये खुद इतना मोटा है, और इसके बगल में भी देखिए लगा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है? ये जीएसएलवी का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। फिर आपका आया लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जीएसएलवी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। कौन सा? जीएसएलवी मार्क 3, एमके 3 के नाम से जाना गया था। ये भी जीएसएलवी था, बाद में इसको एमके 3 बोला जाने लगा। ये क्या है? तो ये जीएसएलवी से एक कदम आगे है, बहुत अधिक शक्तिशाली है, जीएसएलवी से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है? इंजन क्रायोजेनिक इंजन और बूस्टर से लदे होने के कारण पे इतना ज्यादा इसमें इंजन पावरफुल है, बूस्टर है, कि इसका जो पेलोड क्षमता है, मतलब ये जितना लोड करके जा सकता है वो सबसे ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा अपने भारत में बना ली है जीएसएलवी एमके 3। तो इसको जीएसएलवी नहीं, इसको केवल क्या कहता है? एमके 3 कहा जाता है। तो ये जीएसएलवी का ही नेक्स्ट वर्जन है आपका, ठीक है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। फिर आता है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इस पे काम चल रहा है, यानी जो एमके 3 है इससे भी हाई जो काम कर सके, है ना, जो सुप्रीम वजन ले जा सके, सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल, इस पे काम चल रहा है। हैवी लॉन्च व्हीकल इस पे काम चल रहा है। काम चल रहा है मान कि इस पे अध्ययन किया जा रहा है, और यही आपका क्या है? नेक्स्ट जनरेशनल लॉन्च व्हीकल, कि बहुत ज्यादा वजन को जो ले जा सके। और ये केवल वजन को ले जा सके वो बात नहीं, इस पे कभी मनुष्य भी बैठ के जा सके, है ना, ह्यूमन जो है, ह्यूमन भी इसमें बैठ के जा सके।
तो उसके लिए काम चल रहा है। हैवी लॉन्च व्हीकल और सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल, इस पे काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसरो के जो मिशंस हैं। देखिए शुरुआत से अब तक एक बार हम लोग नजर देख लेते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से बताऊंगा मैं एक एक करके डिफाइन करके। तो इसरो का सफर कब शुरू हुआ? 1960 के दशक में। 1962 में क्या बना? इनकोस्पार बना। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ। प्रथम इसके जो चेयरमैन थे विक्रम साराभाई थे, है ना। 75 में आर्यभट्ट। 1979 SLV-3 रोहिणी जो था फेल हो गया, बाद में ये रोहिणी बना। 1980 में पास हुआ। ठीक है, राकेश शर्मा कौन थे? ये फर्स्ट स्पेस में जाने वाले व्यक्ति थे भारत में, है ना। भारतीय से प्रथम व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा। लेकिन ये भारत के सैटेलाइट से नहीं गए थे, यही दुखद बात है। ये गए थे अमेरिका के द्वारा, है ना, नासा के द्वारा भेजा गया था इनको, और ये भारतीय थे। और इंडिया अभी इसी पे काम कर रहा है कि हम कब लोग भेज सकेंगे, है ना। जब हम लोग, एक बार मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग पहली बार आर्यभट्ट उड़ा रहे थे, है ना, आर्यभट्ट उड़ा रहे थे, उससे बहुत पहले जो ऐसा अ, ऐसा नहीं, मतलब हाँ, नासा जो है ये अपने अंतरिक्ष यान पे चंद्रमा पे भेज चुका था। ठीक है, मतलब चंद्रमा पे आदमी भेज चुका है नासा, और हम लोग उसके बाद केवल एक सैटेलाइट उड़ाए। ठीक है, तो बहुत पीछे हम लोग। तो इनको पार हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका भी यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक तरह से आपको रिकैप मिल जा रहा है, और प्लस आपको एक छोटा आइडिया भी मिल जा रहा है इसरो के सफर का, शुरुआत से अब तक क्या हुआ। इनको स्पार 1962 69 में इसरो का स्थापना, आर्यभट्ट बना, है ना, भट्ट से। और भट्ट से उड़ गया कौन? रोहिणी। लेकिन तुरंत उड़ गया तो फटाक से नीचे भी आ गया। फिर बोले क्यों बच्चे थक गए क्या, चलो फिर से उड़ो, है ना। उड़ गया, 1980 में पास हो गया। राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष आने वाले व्यक्ति थे, भारतीय थे। ठीक है, ये रॉकेट है आपका ASLV PSLV, है ना। SLV के बाद ASLV आया, PSLV आया। ये आपका सैटेलाइट है, GSLV आया। देवालफत इसका पूरा नाम है ना। PSLV का देवालनाथ हो गया। चंद्रयान 1 मिशन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रयान 1 मिशन के बारे में, मंगलयान के बारे में पढ़ेंगे, गगनयान के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 सारा बात करेंगे। ठीक है, ये सारा आपका मिशन हो गया शुरुआत से लेकर के अंत तक का, किसका? इसरो का। चलिए देखकर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे रह गया था, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, नहीं वही है, बस यहाँ पे इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए पहला, देखिए जो मिशन बहुत से हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन से मिशन करें जो महत्वपूर्ण है, जिसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, वो है चंद्रयान 1। इसको कब लॉन्च किया गया? पहले ये डेट आप याद रखना, 22 अक्टूबर 2008 को इसको कब किया गया? लॉन्च किया गया। ठीक है, रॉकेट कौन सा था? तो वो रॉकेट था PSLV-C11। ये जो रॉकेट उड़ रहा है चंद्रयान 1 को लेकर, ये था PSLV-C11। अच्छा, ये चंद्रयान ही था पहले, 1 नहीं था, केवल और केवल चंद्रयान था। बट बाद में हम लोग चंद्रयान 2 भी भेजे, चंद्रयान 3 भी भेजे, इसलिए ऑटोमेटिक चंद्रयान 1 बन गया। जब लेकिन जब ये लॉन्च किया जा रहा था तो केवल चंद्रयान था। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो देखिए भारत में एक जगह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है ना। दूसरा लॉन्च पैड है यहाँ पे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया। कक्षीय निवेशन, कक्षीय निवेशन क्या है? जो चंद्रमा के ऑर्बिट में ये जब घुसा, वो डेट है आपका 8 नवंबर 2008। ठीक है, और लास्ट इससे कब बात हुआ? 28 अगस्त 2009 को, मतलब जो लास्ट इसमें आप संदेश भेजा वो ये था। ठीक है, एक बार इंग्लिश में ही देख लेते हैं। तो ये चंद्रमा का फोटो है, कौन भेजा था? चंद्रयान 1। ये चंद्रमा पे लॉन्च नहीं हुआ था, है ना, मतलब चंद्रमा पे लैंड नहीं हुआ था, बस उसका अध्ययन के लिए भेजा गया था। इसको चंद्रयान 1 को लॉन्च डेट याद रखना है, कौन सा? 22 अक्टूबर 2008। कौन सा रॉकेट से? PSLV-C11। लॉन्चिंग साइट क्या था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना। जो चंद्रमा का ऑर्बिट है उस पे कब घुसा? 8 नवंबर 2008 को। और लास्ट इस पे कब बात हुआ, मतलब कब संदेश मिला हम लोग को, मैसेज मिला? 28 अगस्त 2009 को। ठीक है, चंद्रयान 1 क्यों भेजा गया था? तो चंद्रयान 1 का जो मुख्य उद्देश्य था ये था आपका
चंद्रमा का रासायनिक, खनिज और मानचित्र करना, है ना, मानचित्रण करना तथा पानी के अणुओं की खोज करना, ये काम था चंद्रयान 1 का। ठीक है, क्या था, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं मून पे, जो परफॉर्म है केमिकल का माइनरोलॉजिकल, है ना, खनन करने के लिए या खनन करने योग्य है या नहीं है, ये पता करने के लिए, इसका मैपिंग करने के लिए, चंद्रमा का मैपिंग करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, और एक काम क्या था कि चंद्रमा पे पानी है या नहीं इसका पता लगाना है, चंद्रयान 1। ठीक है, चंद्रयान 1 समझ में आ गया। चलिए, अब चंद्रयान, 1 मिनट, यहाँ पे एक ये भी पॉइंट आपको जानना चाहिए कि चंद्रयान 1 के समय जो इसरो के आपके हेड थे, उनका नाम था जी माधवन नायर, है ना, ये याद रखना है, जी माधवन नायर, ये याद रखिए बस। चंद्रयान 2, इसके समय भी मैं बता देता हूँ, ये थे के सिवान। ठीक है, के सिवान थे इसरो चेयरमैन। इसको कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई 2019 को, 2008 के बाद 2019 में लॉन्च हुआ। ये इसका प्लानिंग था 2016 में ही लॉन्च करने का, बट ये क्या हुआ, थोड़ा सा लेट से लॉन्च हुआ। ठीक है, 2019 को। रॉकेट का नाम क्या था, GSLV MK3 M1, मतलब GSLV Mark 3 M1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Mark 3 को LMB3 भी बोलते हैं ना, LMB3 से भेजा गया, और इस रॉकेट का क्या था कोड, बाद में LMB3 और M1 था। वहीं से जहाँ से छोड़ा जाता है श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। ठीक है, और इसका ऑर्बिट में कब प्रवेश हुआ, मतलब मून के ऑर्बिट पे ये कब इंटर हुआ, तो 20 अगस्त 2019 में। लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 और मून के ऑर्बिट में गया 20 अगस्त 2019। इसका क्या उद्देश्य था कि चंद्रमा के जो साउथ पोल है ना, ये जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे इसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। ठीक है, और इसमें क्या लगाया गया था, इसके जो चंद्रयान 2 के जो कंपोनेंट्स थे, है ना, जो मिशन का कंपोनेंट्स था, ये 3 थे। एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पे ही रखा गया था लैंडर, जो लैंड करेगा चंद्रमा पे, और रोवर। ठीक है, इस रोवर का नाम क्या रखा गया, प्रज्ञान। तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो ऑर्बिट में तो ये घुस गया 20 अगस्त 2019 को। लैंड करने के लिए जब ये आगे बढ़ा, 2 सितंबर 2019 को ये लैंड करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, लैंडिंग का प्रयास किया गया 6 सितंबर 2019 को, लेकिन चंद्रमा से लगभग 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये संपर्क टूट गया। बहुत ही निराशाजनक वाली बात है, ये प्रयास जो है असफल हो गया था, है ना। कौन सा, चंद्रयान 2 का 2.1 किलोमीटर पहले ही सिग्नल टूट गया, तो ये लैंड नहीं हो पाया। तो विक्रम लैंडर ही नहीं काम किया, ना प्रज्ञान रोवर काम किया, क्योंकि लैंड ही नहीं हो पाया। ठीक है, ये रहा लॉन्च डेट। क्या काम था, साउथ पोल पे जाना टारगेटेड था जुलाई 2019 में, ये छोड़ देने का, तो छोड़ भी दिया गया था। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, 22 जुलाई 2019 ऑर्बिट इनर्सन, मून के ऑर्बिट में 20 अगस्त को। 2 सितंबर को ये लैंडिंग करने के लिए अलग तो हो गया। ठीक है, और 6 सितंबर को ये लैंड करने के लिए आगे बढ़ा, पर 2.1 किलोमीटर पहले इसका संपर्क क्या हो गया, टूट गया, और हमारा दिल भी टूट गया। क्या, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा चीज अलग है। ठीक है, ये हो गया ऑर्बिटर, ये पूरा है ऑर्बिटर, और ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये अलग होगा, तो ये हो जाएगा, केवल बचेगा लैंडर। और जब ये लैंड कर जाएगा, अच्छा कलर नहीं दिख रहा होगा ना, हाँ, ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा आपका ऑर्बिटर है पूरी तरह से। ठीक है, ये पूरी नहीं पूरा नहीं बोलेगा तो फिर यहाँ से आप बोलिएगा ये रोवर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह का जो ऊपर है, ये सारा लैंडर है, लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद यहाँ से एक रोवर निकलेगा प्रज्ञान, जो घूमेगा चंद्रमा के धरती पे। ठीक है, मिशन क्या था कि चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, पूरा नहीं हो सका। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि दक्षिणी ध्रुव पे तो अध्ययन करना, लैंड करके साउथ पोल का अध्ययन करना, है ना, वहां पे जानना, टोपोग्राफी, खनिज, पानी के अणुओं की जांच करना। पर रिजल्ट क्या हुआ, विक्रम का लैंडिंग के दौरान ही संपर्क टूट गया। लेकिन ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है और डेटा भेज रहा है।
मतलब ये, खैर ये तो लैंडिंग नहीं कर सका, लेकिन ये तो ऑर्बिट में है ही, ठीक है। तो ये अभी भी काम कर ही रहा है, ठीक है। के सिवान थे इसके समय इसरो चेयरमैन। चलिए मंगलयान पे आते हैं। तो ये भारत सरकार मतलब इसरो के द्वारा मंगलयान पे भी मिशन भेजा गया है, ठीक है। मंगलयान भेजना का काम था। मंगलयान जब भेजा गया ना, तो इस समय काम क्या था कि चंद्रमा पे भेजना है, ठीक है। चंद्रमा पे भेजना है, साथ ही साथ जीएसएलवी रॉकेट का प्रक्षेपण भी चल रहा था, मतलब उसका टेस्टिंग चल रहा था। जीएसएलवी का क्या चल रहा था? टेस्टिंग। जीएसएलवी जीएसएलवी का टेस्टिंग चल रहा था, पर ये हो गया पूरी तरह से फेल हो गया। अगर जीएसएलवी फेल हो गया तो चांद पे कैसे भेजेंगे फिर? तो क्या लगाया गया, दिमाग लगाया गया कि चलिए थोड़ा सा हम लोग अगला मिशन कर लेते हैं। या तो अगला मिशन क्या था? मंगलयान, है ना, मून मिशन पे भेजना। योजना क्या था कि 6 महीने में ये हम लोग भेज देंगे, पर ये क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा दिन चला गया। इसमें कितना समय व्यतीत हो गया? 2 साल 9 महीना 30 दिन, मतलब 6 महीना में भेजने का इसका प्लान था, पर ये 2 साल से भी ज्यादा चल गया, ठीक है। कब लॉन्च किया गया इसको? तो लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2013 को। कहाँ से लॉन्च किया गया? वहीं से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। इसका रॉकेट का नाम क्या था? तो PSLV-C25, PSLV एक्सल C25, सॉरी, PSLV-C एक्सल 25। और जो मून का ऑर्बिट है उस पे कब चला गया? 24 सितंबर 2014 को। सॉरी, ये मार्स ना, हाँ मार्स पे, मून पे नहीं, मार्स पे, माफ कीजिएगा। इसका नाम क्या था? मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलें, ठीक है, तो इसको मॉम कहा जाता था। यानी कि जो मिशन था ये मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन था ये, ठीक है। मार्स के ऑर्बिट में ही जाने का मिशन था, इसीलिए मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसका प्लान कितना था? 6 महीने का, पर ये हो गया 2 साल 9 महीने, ठीक है। 2 साल और 9 महीने का। चलिए लॉन्च, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया इस रॉकेट से तो PSLV-XL-C25 से लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये मार्स के ऑर्बिट में कब लैंड हो गया, ये कब हुआ? तो 24 सितंबर 2014 को। इसका क्या काम था भाई? तो इसका काम था कि अंतरिक्ष यान के निर्माण और संचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। जैसे जीएसएलवी तो चौपट हो गया, उस समय टेस्टिंग चल था, पर जीएसएलवी नहीं काम किया। तो पीएसएलवी से देख लेते काम करके, प्रक्षेपण यान करके, कि भारत का रॉकेट काम करता है या नहीं करता, या काम करने लायक है। अगर हम इससे ही ज्यादा वजन भेज सकते हैं, काम निकाल सकते हैं, तो अच्छी बात है ना। लेकिन विशेष कर से इसका क्या काम था? जो मंगल का डिजाइन है उसको, ठीक है, वहाँ के मंगल के फोटो भेजना, वहाँ के जो क्या बोलते हैं, हाँ जो, ये तो इलस्ट्रेटिव इमेज है, ये केवल प्रदर्शनी के दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में नहीं है कि इस तरह से भेज करके विशेष फोटो ले लिया, ठीक है। क्या काम था कि मंगल का जो ये धरती था, यानी कि मंगल का जो जमीन था, इसका अध्ययन करने का काम था। इसका मिशन मंगल यान का, ठीक है, इसका काम था, पता लगाना था। चलिए, तो मंगलयान तो हो गया 2014 को सफल। और चंद्रयान 2 जो विफल हो गया, बहुत से लोग नाखुश रहे, पर चंद्रयान 3 मिशन को लाया गया कि उसमें फेल हो गया तो क्या हुआ, ये तो मिशन है, इसमें हम लोग पास होंगे, ठीक है। लॉन्च कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका रॉकेट क्या था? LMV-3M4। देखिए GSLV चंद्रयान, ये मिशन, मतलब ये मंगल ग्रह, जो मंगलयान था उसमें तो फेल हो गया था, नहीं काम कर सका, तो मंगलयान को PSLV से भेजा गया। फिर चंद्रयान 2 के समय GSLV सक्सेसफुल हो गया, तो GSLV MK3 से भेजा गया। यहाँ पे GSLV LVM-3M4 से भेजा गया, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये मार्स, सॉरी मंगल फिर आ जाना, मून की ऑर्बिट पे कब एंटर हुआ? 5 अगस्त 2023 को। लैंडिंग कब हुआ? 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। इसमें भी वही है, 3 चरण है। प्रोपल्सन मॉड्यूल है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ठीक है। प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो वहां पे आपका ये क्या बोलते हैं, क्या था वहां पे? लैंडर था, रोवर था,
और एक ऑर्बिटर था, तो वही ऑर्बिटर आपका यहाँ पे प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। 3 मिशन था और ये सॉफ्ट लैंड कर गया था। जब लैंड कर गया तो रोवर ने इसका फोटो भेजा था, ठीक है, मून पे। और ये फोटो जब सार्वजनिक हुए तो वही फोटो है आपका, ठीक है। इसरो के तहत लॉन्च कब हुआ? 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट क्या था? LMV-3 M4 था। लॉन्च साइट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ऑर्बिटर इंसर्शन चंद्रमा के ऑर्बिट में 5 अगस्त 2023 को। लैंड कब हुआ? 23 अगस्त 2023 को लैंड हो गया, ठीक है। इसका क्या काम था? इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला, जो साउथ पोल है चंद्रमा पे, उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, सक्सेसफुल, है ना। चंद्रमा पर रोवर चलना, अपना क्षमता का प्रदर्शन करना, तो ये रोवर सक्सेसफुल हो गया। फिर क्या था कि बेहतर ढंग से समझने के लिए वहाँ का जो नेचुरल का एलिमेंट है उसको देखना, जो सॉइल है उसको देखना, फर्टिलाइजर किस टाइप का सॉइल है, वाटर है कि नहीं है, वैज्ञानिक प्रयोग करना है, तो उसके बारे में देखना है कि ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बारे में चंद्रयान 3 हो गया, ठीक है। एक और मिशन है आपका इम्पोर्टेंट जिसको याद रखना है, आदित्य L1 मिशन। अच्छा, चंद्रयान 3 के समय जो चेयरमैन थे वही चेयरमैन आपके आदित्य L1 के समय के थे, ठीक है। आदित्य L1 के समय के, नहीं आदित्य L1 में शायद दूसरे थे, 1 मिनट। चंद्रयान 1 के समय कौन थे? चंद्रयान 1 के समय थे माधवन नायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहीं पे लिख देता। चंद्रयान 1 कौन थे? जी माधवन नायर। चंद्रयान 2 के समय के सिवान थे, ठीक है। चंद्रयान 3, हाँ चंद्रयान 3 और आदित्य L1 एक थे, इनका नाम है एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 में कौन थे चेयरमैन इसरो के? एस सोमनाथ। एक मैंने मंगल मिशन में बताया ना, मॉम, तो मॉम के जो चेयरमैन थे उस समय, जो इसरो के चेयरमैन थे, वो थे के राधाकृष्णन, ठीक है। कौन थे? के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन थे किस समय? मंगलयान के समय। तो आदित्य L1 को भेजा गया 14 सितंबर 2023 को लॉन्च करके। इसका रॉकेट का नाम क्या था? PSLV एक्सल C57। C25 था किसका? चंद्रयान 1 का, है ना। और C57 है ये आदित्य L1 का। कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अच्छा, ये L1 क्या है? तो ये है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट। यहाँ पे फिगर दिखा हुआ है, ये क्या है? पहले इसका लक्ष्य हम लोग समझते क्या है कि सूर्य का जो वातावरण है ना, जो वायुमंडल एटमोस्फेयर है सूर्य का, कोरोना, उसका संरचना को समझना, मतलब जो आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है सन का, तो कोरोना बोलता है ना, वहां से जो गैसेस निकलती हैं, जो आपका वेव निकलता है, उसको समझना का काम था इसका आदित्य मिशन का, ठीक है। जो सोलर से जो फ्लेयर निकलता है, ठीक है, जो कोरोना से आपका लपट निकलता है, उसी को समझना, ठीक है। इजेक्शन का उत्पत्ति को समझना, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच को समझना, जो सोलर संबंधी जो मौसम है उसको समझने के लिए लगाया गया था, जो उसका वातावरण, वायुमंडल, एटमोस्फेयर है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, उसको समझने के लिए। चलिए, ये तो हो गया आदित्य L1 का लक्ष्य। L1 लैग्रेंज पॉइंट क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ। लैग्रेंज पॉइंट क्या है सब, ठीक है। देखिए, एक सूर्य आपको दिख रहा है यहाँ पे और पृथ्वी दिख रहा है। तो खगोलीय पिंड जो होते हैं, एक से ज्यादा अगर खगोलीय पिंड है, चाहे वो सन हो, ये सन हो, मून हो, ये दो हो गए, तो इनके बीच 5 ऐसे बिंदु होते हैं जहां से हम लोग सैटेलाइट को रख करके इसी चीज का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। दो दो खगोलीय बिंदुओं के बीच, ठीक है। अगर मान लीजिए वो सूर्य और पृथ्वी नहीं है, सूर्य और कोई अन्य भी है, सूर्य और चंद्रमा भी हो, तो उसके बीच भी 5 बिंदु होंगे। अगर पृथ्वी और चंद्रमा है तो उसके बीच भी 5 बिंदु होंगे, ठीक है। ये केवल सूर्य पे ही ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो यहाँ पे देखे ना, इतना ही दूरी पे ले जाके रखा गया, पूरे करीब जाएंगे, जल भी जाएंगे ना, इसीलिए इसको थोड़ा कम रखा गया आदित्य L1 को। इसका मिशन का समझ गया। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट ये आपका है, कौन से 5 पॉइंट जो है आपके, ये लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। एक पहला पॉइंट यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच में, लेकिन पृथ्वी की ज्यादा नहीं थी।
यहाँ से अध्ययन करेगा। दूसरा, पृथ्वी के पीछे, लेकिन यहाँ पृथ्वी के पीछे रखेंगे तो सूर्य का अध्ययन कैसे करेगा? करेगा, बट इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रखना पड़ेगा तब होगा, है ना। L3 में रखेंगे तो एकदम पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा, सूर्य के ठीक पीछे, तो पृथ्वी से ज्यादा दूर चला जाएगा, इसलिए इसको वहां पे नहीं देखा गया। ठीक है, L4 में भी रख सकते हैं, L5 में भी रख सकते हैं, लेकिन ये दूरी बहुत ज्यादा, और ये दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण ही ये L1 में रखा गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेवरेज पॉइंट क्या है। ठीक है, अगर मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि लेवरेज पॉइंट क्या है। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि खगोलीय बिंदु जो है, जो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मैटर्स हैं, पिंड हैं, चाहे ऐसा समझिए दो प्लेनेट के बीच, स्टार और प्लेनेट के बीच, स्टार और स्टार के बीच, या चाहे स्टार और एस्ट्रॉयड के बीच जो भी पॉइंट होते हैं, ये ऐसे चार मिनिमम 5 पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम लोग सैटेलाइट उड़ान करके उसका अम, ये क्या बोलते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। तो सूर्य में भी 4-5 पॉइंट है। तुम लोग L1 में ही क्यों रखें, क्योंकि L2 एकदम पृथ्वी के पीछे चला जाएगा, L3 जो है सूर्य के बहुत पीछे चला जाएगा और सबसे ज्यादा दूर है। अरे इतना दूर पे रख करके उसको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है। L4 और L5 में रखेंगे तो ये भी बड़ा दूर है, इसीलिए L1 में रखा गया। ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका इसरो का इम्पोर्टेंट मिशन जो अभी तक हुआ है। अब आगामी मिशन कौन है इसके बारे में बता देता हूँ और वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आगामी मिशन देखिए, एक तो गगनयान ये हो गया, ये मानव उड़ान था, इसको लेकर के, मानव को लेकर के, यानी कि ह्यूमंस को लेकर के उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, इसके चेकिंग था 2026 में। ये गगनयान हो रहा है ना, लास्ट लास्ट में 2026 के लास्ट में इसको देखा जाएगा। फिर एक गगनयान क्रू मॉडल है, क्रू मॉड्यूल है, इसको लेकर के जाएगा। वही जो मैंने बताया कि गगनयान के द्वारा जो भारतीयों को, यानी कि जो मनुष्य है उनको ले जाने के लिए टेस्टिंग किया जाएगा गगनयान के द्वारा, वो हो जाएगा तो फिर ये सक्सेसफुल होगा। चंद्रयान 4 मिशन भी लाया जाएगा, है ना। चंद्रयान 4 मिशन जो है, ये जापान की स्पेस टेक्नोलॉजी जाक्सा की मदद से की जाएगी। ठीक है, जाक्सा के द्वारा। फिर ल्यूपेक्स मिशन भी है, ये चंद्रमा के, जापान के ही साथ किया जाएगा 2029 तक। LMV-3 HT मिशन है, ये भी गगनयान है। शुक्रयान 2028 में लॉन्च होगा, मंगलयान 2030 में लॉन्च होगा। अच्छा, भारत जो है अपना स्पेस सेंटर बनाने का कोशिश कर रहा है, अपना वो स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, सॉरी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, उसी तरह से ये अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सोच रहा है भारत। कब तक? 2035 तक ये स्पेस स्टेशन होगा, तभी तो हम लोग अपने लोगों को ले जा करके वहां रख सकते हैं स्पेस स्टेशन में। या तो 2035 तक भारत क्या सोचा है कि हम लोग अपना स्पेस स्टेशन वहां पे बना के रहेंगे। ठीक है, तो ये 2040 तक का रोड मैप हो गया आपका पूरी तरह से। तो इसरो के बारे में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहिए दूसरों को। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलता हूँ आपसे एक अगली नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एक और वीडियो में।